मैं ज्ञान स्रोत का आलय था, सर्वोच्च विश्वविद्यालय था। मुझ में था वैभव खूब भरा, मैं युग की गरिमा लिए खड़ा। मैं नालंदा कहलाता था, मुझ में हर ज्ञान समाहित था। पर हो न सका मैं चिरंजीव, एक ज्वाला में मैं धधक गया। मैं क्रंदन करता पिघल गया। मैं नालंदा नहीं बचा, मैं तिल तिल कर चलता ही रहा। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। मैं इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर में हूँ। ये दरअसल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप हमारे पीछे ये तस्वीर देख रहे होंगे। अक्सर आप नालंदा विश्वविद्यालय का जब भी गूगल करते हुए होंगे या फिर कहीं भी जिक्र देखते होंगे, आपको यही तस्वीर दिखती होगी। ये नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय लाइब्रेरी थी, जो कि जलने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमार गुप्त ने 427 ईस्वी में की थी, आज से करीब 1600-1700 साल पहले। और ये विश्वविद्यालय करीब 30 एकड़ में फैला हुआ है। उस वक्त यहाँ 2000 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पढ़ाते थे और 10,000 से ज़्यादा छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। नालंदा का अर्थ होता है ना प्लस आलम प्लस दा, यानी कि ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। और ये वो भूमि रही है जहाँ भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने यही ध्यान किया। उन्हें यहाँ काफ़ी समय उन्होंने व्यतीत किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के में दुनिया के कई देशों के लोग पढ़ाई पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ आर्यभट्ट, नागार्जुन जैसे विद्वानों ने भी यहाँ लोगों को शिक्षा दी है। भगवान बुद्ध और महावीर अक्सर यहाँ आया करते थे। तो आज मैं नालंदा विश्वविद्यालय आया हुआ था, तो सोचा मैंने कि क्यों नहीं थोड़ा इतिहास आपको इस बारे में भी बताएं कि दुनिया का ये पहला विश्वविद्यालय आखिर किस तरीके से बना और किस तरह की यहाँ संरचना थी, उसके इतिहास के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप नज़दीक से यहाँ के खंडहर को देखिए। आपको ये दिख रहा होगा, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके की बनावट होती थी, किस तरीके से विश्वविद्यालय बना था, ज्ञान का यह मंदिर बना था। कुमार गुप्त का स्वप्न था मैं, महापुरुषों का संकल्प था मैं धर्माचार्यों का विहार, मुझ में संस्कृति की थी पुकार। मैं धर्म कुंज कहलाता था, मुझ में विज्ञान समाता था। पर अकस्मात एक बार हुआ, मुझको एक द्वेषी निगल गया। निष्प्राण चिन्ह भर शेष रहा, न मूर्ति रही न प्राण रहे, सब भस्मीभूत हो बिखर गया। मैं नालंदा नहीं बचा, मैं तिल तिल कर चलता ही रहा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो एक खंडहर बच गया है, अब इसको आपको अंदर से दिखाते हैं कि दरअसल ये कैसा दिखता था। चीनी यात्री भी यहाँ पे काफी सारे हैं। हेन सांग का जिक्र मिलता है, वो 7वीं शताब्दी में यहाँ उन्होंने काफी समय व्यतीत किया है। चीन के बहुत सारे लोग यहाँ आए। चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे और उसके बाद यहाँ के जो शास्त्र थे उनका अनुवाद चीनी भाषाओं में भी हुआ है। लेकिन 12वीं शताब्दी में इसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया और कहा जाता है कि 3 महीने तक ये जलता रहा। इतना विशाल ये नालंदा विश्वविद्यालय था। और उसी की कुछ झलकियां हम आपको दिखा देते हैं। पहले मैं इन दीवारों से शुरू करता हूँ। इन दीवारों को आप नजदीक से देखिए। इसकी चौड़ाई कितनी हुआ करती थी? करीब करीब 6 फुट चौड़ा ये दीवार दिख रहा है। आज के समय में इतनी चौड़ी दीवारें नहीं होती थी, लेकिन उस समय का आप देखिए कि किस तरीके से इसे कितनी मजबूती के साथ बनाया गया था। और आपको अंदर से भी यहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से विश्वविद्यालय उस समय चलता था। और सीधा हम आपको अंदर ले आए हैं। आप विश्वविद्यालय के अंदर आप नजदीक से देखते जाइए कि उस समय की कलाकृति कैसी थी। कितनी मेहनत से विश्वविद्यालय बनाया गया होगा, जो कि बख्तियार खिलजी के समय में जलाकर खाक कर दिया गया। नहीं तो इस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होता, क्योंकि इससे पहले कोई विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में नहीं था। अभी हम जहां जा रहे हैं वो दरअसल स्नान गृह है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय के बच्चे नहाया करते थे। नजदीक से उन जगहों को भी आपको दिखा देते हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर आकर ये कुंड टाइप का बनाया गया था, इसमें पानी रहा करता था और इसी में नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र उस दौर में स्नान किया करते थे। अब हम आपको यहाँ के कमरे दिखाते हैं जल्दी से। आप एक बार इन कमरों को देखिए। वही 6 फुट चौड़ाई वाली दीवार है और उसके अंदर ये कमरा। इन कमरों में शायद यहाँ के छात्र रहा करते होंगे, या फिर यहाँ पढ़ाने वाले जो विद्वान प्रोफेसर होंगे उनके रहने का इंतजाम, या उनका चैम्बर ये हो सकता है। तो इसे आप नजदीक से देखिए कि यहाँ आज से 1600 साल पहले जो दीवारें बनाई गई थी, जलाने के बाद भी आप काफी मजबूत है। सिर्फ ऊपर से छत लगा दिया जाए तो ये अभी भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।
नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन 3 में से 2 बार इसे पुनर्निर्मित कर लिया गया। पहली बार स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार कर दिया था। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया उन कमरों को जहाँ यहाँ के बच्चे रहा करते थे, यहाँ के प्रोफेसर रहा करते थे, तो वो लोग यहाँ से निकल कर ये अब जहाँ पे हम आ गए हैं, ये यहाँ का प्रांगण है, आंगन है। यहीं पे बच्चे और प्रोफेसर यहीं पे उनकी खाने-पीने का इंतज़ाम होता था। किसी भी तरह का योग करना हो तो योगाभ्यास भी सुबह में यहीं पे हुआ करता था उनका। और एक चबूतरा टाइप का ये बना हुआ है, शायद यहाँ पे शिक्षक बैठते होंगे और नीचे छात्रों को बैठाया जाता होगा। कुछ इस तरीके का बनाया गया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आप नज़दीक से इन इमारतों को देख लीजिए कि किस कारीगरी से बनाई गई है। और जो मेरे सामने आप 2 कमरे देख रहे हैं, दरअसल उन कमरों में अनाज रखा जाता था, गेहूँ, चावल, उन छात्रों के खाने का इंतज़ाम उन्हीं दोनों कमरों में होता था। तो उसी के अनुसार ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं। आप नज़दीक से इन गड्ढों को भी देख लीजिए जहाँ पे योग हुआ करता था। मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो नज़दीक से दिखाएँ। यहीं पे सुबह का योग वो बच्चे किया करते थे। इन ईंटों को देखिए, ये 5वीं शताब्दी के गुप्त काल की ईंटें लगे हुए हैं। उस समय से आज से 2 1600 साल पहले जो ईंटें लगाई गई थी, वो अभी तक काफ़ी सुरक्षित दिख रही हैं। और ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, बौद्ध स्तूप, ये दरअसल 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। प्रसिद्ध तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था कि हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला है, वो सब नालंदा से ही आया था। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करीब 500 बरस पहले मठ की तर्ज पर यह विश्वविद्यालय दर्शन और धर्म को लेकर लंबे समय तक एशिया की संस्कृति को गढ़ता रहा। यहाँ गणित, तर्कशास्त्र और खगोल विज्ञान के अलावा चिकित्सा शास्त्र भी बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जाता था। नामांकन मिलने के बाद धर्मपाल और शीलभद्र जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध आचार्यों के अधीन सैकड़ों शिक्षकों से शिक्षा मिलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापत्य कला और धातु कला की पढ़ाई होती थी, जिसका प्रसार प्रचार विदेशों में भी हुआ। रसायन विद्या के मामले में भी यह उत्कृष्ट केंद्र था। बड़ा सवाल यह है कि नालंदा को खोकर आखिर भारत ने क्या पाया। नालंदा अगर होता तो भारत क्या पाता। क्यों बाद के शासकों ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश क्यों नहीं की। भारत की सरकारों ने भी इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। नालंदा को खोकर भारत ने न केवल पढ़ाई का एक केंद्र खो दिया, बल्कि दुनिया के मानस से अपनी महानता भी बिसरा दी। महाशक्ति और विश्व गुरु का दर्जा भी खोया। अगर नालंदा विश्वविद्यालय होता तो भारत को अपनी अकादमिक शिष्टता के कारण अपने विश्व गुरु के दर्जे को बार बार याद नहीं कराना पड़ता। दुनिया के 18 बौद्ध देशों और आधे दर्जन हिंदू बहुल देशों का यह सांस्कृतिक मिलन बिंदु होता। यहाँ तक कि अनायास ही भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की धमक पूरी दुनिया में फैल चुकी होती। इस वक्त लगातार हम नालंदा विश्वविद्यालय के इस खंडहर में घूम रहे हैं और इस समय यहाँ कुछ बच्चे मिल गए हैं जो कि यही नव नालंदा महाविहार में पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनसे भी कुछ जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं परवलपुर का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में नवनंदा महाविहार का पाली डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, पाली भाषा की पढ़ाई आप कर रहे हैं। हाँ, तो ये पाली भाषा भी तो प्राचीन है ना, उसी भाषा में यहाँ की पढ़ाई शायद हुआ करती थी नालंदा विश्वविद्यालय में भी। हाँ। पाली भाषा प्राचीन भारतीय भाषा है जिसमें कि बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ाया जाता था। पहले ये जो महाविहार है, इसका पुराना नाम नालंदा महाविहार था। अच्छा, इस नालंदा विश्वविद्यालय का नाम नालंदा महाविहार था। हाँ, महाविहार इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहते थे, पढ़ते थे और यहीं पर वो अपना सब कुछ करते थे। और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे महाविहार कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु को रहने की जगह को विहार कहा जाता था और यहाँ पर बुद्ध के समय से इन लोग रह रहे थे इसलिए महाविहार इसे कहा गया। और बुद्ध और महावीर की आपको जगह-जगह इसकी
जिस तरीके से बनावट यहाँ की दिखेगी आपको बौद्धिक काल की याद दिलाती है कि बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ दिखती हैं, स्तूप दिखते हैं, महावीर का भी यहाँ दिखता है और नालंदा में बुद्ध और महावीर ने काफ़ी समय बिताया है। इसीलिए आपको राजगीर में विश्व शांति स्तूप दिख जाता है, महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी में दिख जाता है। तो और इसके बारे में आप नालंदा के बारे में क्या बताएँगे? कहाँ-कहाँ के लोग यहाँ घूमने आते हैं? अक्सर आप यहाँ रहते हैं तो आप देखते होंगे। नालंदा में बेसिकली चीन, हुँ, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इन सभी विदेशों से लोग घूमने आते हैं। और यहाँ पर लोग सिर्फ विदेश से ही ना बल्कि अपने देश के विभिन्न हिस्सों से जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गंगटोक या उत्तर पूर्व के सारे क्षेत्रों से और तमिल के लोग भी आते हैं इधर। मतलब कि कह सकते हैं तो सारी जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट और चाइना वाले ज़्यादा रहते हैं, ये जो पीछे दिख रहा है वो मंदिर हुआ करता था। अच्छा, हाँ, ये कौन-सा मंदिर है ये? ये मंदिर संख्या 14 है। ओके, तो ये भी बौद्ध काल का ही मंदिर है, बुद्ध का ही मंदिर है। हाँ, बुद्ध का मंदिर है। और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में? नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय जो कि विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। अच्छा, जब लोग सही से खाना बनाने नहीं जानते थे तब हम लोग यहाँ पर साइंस, विज्ञान ये सब का पढ़ाई किया जा रहा था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया। दरअसल खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वो काफ़ी बीमार पड़ा और उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया मगर वह ठीक न हो सका। जब वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया तब किसी ने उसे सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी तैयार न हुआ। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया और खिलजी ने बैदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। कहा कि उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा। बैदराज ने उस शर्त को मान लिया और कुछ दिनों बाद वो एक कुरान की किताब लेकर पहुंचे और उन्होंने खिलजी से कहा कि वो पेज नंबर इतने से लेकर इतने तक पढ़ लें, ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने ठीक वैसा ही किया, वो कुछ दिनों में ठीक हो गया। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों में एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी, लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वो 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पे तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। यहाँ पर मुख्य गुरु आचार्य नागार्जुन, शीलभद्र जैसे अनेक गुरु थे जो कि यहाँ पर पढ़ाने का कार्य करते थे। और यहाँ के बारे में और कुछ बताइए। जैसे कमरे दिख रहे हैं, काफ़ी चौड़ाई है इसकी, करीब-करीब 8 से 10 फुट चौड़े कमरे दिख रहे हैं, इनकी दीवारें इतनी चौड़ी हैं। क्या कहानी है इनकी? कौन रहता था यहाँ पे? यहाँ पर बेसिकली छात्र रहा करते थे जो इस महाविहार में पढ़ते थे, वो इस समय इसी में रहना करते थे तो इस चलते यहाँ पर रहते थे। ओके, और ये जो आंगन जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ये हर छात्र और हर हॉस्पिटल के हर हॉस्टल के बाहर जो लॉबी होता है वो इस तरह ये आंगन था प्राचीन जमाने में। ओके, और सामने जो दिख रहा है वो चबूतरा था क्या? वो गुरुजनों को बैठने का स्थान था। अच्छा। इसी महाविहार के दूसरे सेक्शन में आए हैं। अब दीवारों पे देखेंगे लोगों ने अपने-अपने प्रेमियों के नाम उकेर दिए हैं और इसके पीछे आपको टूटी हुई दीवार नज़र आ रही होगी। और नज़दीक से हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो आपको दिखाएँ, ये सरकार की दुर्दशा को भी दिखाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का ये खंडहर एक वैश्विक धरोहर है। बावजूद उसके किस तरीके से इसकी देखभाल की जा रही है, उसका एक नमूना बस आप देख लीजिए कि दीवारें टूट रही हैं, ये लगातार गिर रहे हैं, लेकिन कोई इस पे ध्यान देने वाला नहीं है। ये लगातार टूट रही हैं और अगर इसी तरीके से ये टूटता रहा, तो आपको कुछ ही समय, कुछ ही वर्षों के बाद ये संरचना, ये ढांचा भी देखने को नहीं मिलेगा, जिस पे सरकारों को भी काफ़ी ध्यान देना होगा कि आखिर क्या एक वैश्विक धरोहर, एक इमारत जो कि अगर किसी और देश में होती, तो शायद टूरिज़्म का एक और बहुत बड़ा अड्डा बन जाता और वहाँ के विकास के लिए, उस इलाके के विकास के लिए इस पे ज़रूर ध्यान दिया जाता। लेकिन आप यहाँ की दीवारों को देखिए कि कोई ध्यान रख-रखाव का भी नहीं रखा जा रहा है। शायद कोई लेप इस पे किया जाना था ताकि ये बची रहतीं, लेकिन इस सरकारी दुर्दशा को इंगित करती हैं ये दीवारें। बाकी हम आने वाले समय में और दिखा देते हैं कि और इस विश्वविद्यालय में क्या-क्या है।
तो इस तरीके से अभी हमने आपको नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाने की एक छोटी-सी कोशिश की। ये विश्वविद्यालय इतना बड़ा है कि इतने कम समय में इसे समेटा नहीं जा सकता है, लेकिन हमने कम से कम समय में इतने बड़े से बड़े जगह को एक तरह से संक्षेप में समेटने की कोशिश की है, आपको कुछ नई जानकारी मिले ये बताने की कोशिश की है, जो कि इतना समय काफ़ी कम होता है इतनी बड़ी जगह के लिए। बाकी आप उस साइड भी देखेंगे अशोक के वृक्ष आपको दिख रहे होंगे और नालंदा ही नहीं पूरे बिहार में अगर आप ऐतिहासिक धरोहरों की जगहों पे जाएँगे, तो हर जगह अशोक के वृक्ष सड़क के आस-पास लगाए जाते हैं, अशोक के समय से ही ये वृक्ष लगाए जाते रहे हैं और इसीलिए ये बिल्डिंग, ये भवन हालाँकि ये खंडहर है, फिर भी अपनी इसने एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है शायद शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण। हमें पता नहीं हम आपको कितना बता पाए और कितना हमने छोड़ दिया, लेकिन जितना भी बता पाए हों, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।